दो तरह के हैं, एक नॉन ल्यूमिनस या उनको हम अप्रकाश ग्रह कहते हैं, और दूसरे हैं उपग्रह जिनको कि जो कि मेन प्लैनेट के पार्ट होते हैं। और जो अप्रकाश ग्रह हैं, जो नॉन ल्यूमिनस हैं, जैसे मैंने कहा कि वो सारे के सारे उनकी कोई ब्राइटनेस नहीं होती है और सारे के सारे एफ्लिक्शन होते हैं, सारे के सारे मैलिफिक हैं इन नेचर। तो ये 5 हैं, एक धूम है, एक व्यातिपात है, एक परिवेश है या उसको हम परिधि बोलते हैं, एक इंद्रचाप है या चाप बोलते हैं उसको, और एक है उपकेतु। जैसे अभी आपने सॉफ्टवेयर में देखा तो इन 5 के नाम लिखे हुए थे नीचे, धूम, व्यातिपात, परिवेश, इंद्रचाप और उपकेतु। ये 5 हो गए नॉन ल्यूमिनस अप्रकाश ग्रह जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, और ये सारे के सारे जो है मैलिफिक इन नेचर हैं, जहां भी जिस हाउस में बैठते हैं उसको एफ्लिक्ट करते हैं, जिस प्लैनेट के साथ होते हैं उसको एफ्लिक्ट करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इन जो 5 अप्रकाश ग्रह हैं, इनका हम लॉन्गिट्यूड जो निकालते हैं वो सन के लॉन्गिट्यूड से निकालते हैं। हमें जब सन का लॉन्गिट्यूड मालूम होता है तो सन के लॉन्गिट्यूड की मदद से हम 5 जो अप्रकाश ग्रह हैं उनका लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो करते कैसे हैं कि हम, जैसे सन का लॉन्गिट्यूड आपको मालूम है, कुछ भी वो दिया हुआ है, उसमें अगर हम 133 डिग्री 20 मिनट्स या हम कहेंगे 4 sin 13 डिग्री 20 मिनट्स अगर हम ऐड कर देंगे तो वी गेट द लॉन्गिट्यूड ऑफ धूम। सन के लॉन्गिट्यूड में अगर हम 4 sin 13 डिग्री 20 मिनट्स अगर हम ऐड करेंगे तो हमें धूम का लॉन्गिट्यूड मिल जाता है। फिर 360 डिग्री में से अगर हम धूम के लॉन्गिट्यूड को माइनस कर दें, 360 डिग्री में से धूम के लॉन्गिट्यूड को माइनस कर दें तो हमें व्यातिपात का लॉन्गिट्यूड मिल जाता है। और अगर व्यातिपात के लॉन्गिट्यूड में अगर हम 180 डिग्री या 6 sin ऐड कर देते हैं तो हमें परिवेश का लॉन्गिट्यूड मिल जाता है। फिर दोबारा से अगर हम 360 डिग्री में से परिवेश का लॉन्गिट्यूड माइनस करते हैं तो इंद्रचाप का लॉन्गिट्यूड मिल जाता है। और इंद्रचाप के लॉन्गिट्यूड में अगर हम 16 डिग्री 40 मिनट्स ऐड करते हैं तो हमें उपकेतु का लॉन्गिट्यूड मिल जाता है। और अगर हम उपकेतु के लॉन्गिट्यूड में 1 sin ऐड कर दें या 30 डिग्री ऐड कर दें तो वी शुड रीच अगेन टू द लॉन्गिट्यूड ऑफ सन एक्चुअली। इससे हम करेक्टनेस भी वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमने कैलकुलेशन की है वो करेक्ट है या नहीं है। बट बेसिक पर्पज यही है कि इन 5 अप्रकाश ग्रहों का जो लॉन्गिट्यूड है वो सन के लॉन्गिट्यूड की मदद से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि ये भी कहा कुछ बुक्स में कि जो ये अप्रकाश ग्रह हैं तो सारे मैलिफिक, बट दे कंपेयर द क्वालिटी विद द सर्टेन प्लैनेट्स आल्सो। कहते हैं धूम जो है हमारा जातक पारिजात एक बुक है, तो कहते हैं कि ये इन प्लैनेट की तरह होते हैं, जैसे धूम है मंगल की तरह होता है, व्यातिपात का जो नेचर है वो राहु की तरह है, परिवेश का जो नेचर है वो मून की तरह है, इंद्रचाप वीनस की तरह है, मतलब जैसे जो बेसिकली वही है जो इंद्रधनुष जब हम दिखाई देता है तो उसके बरसात के बाद तो देखने में सुंदर होता है, तो वीनस हम उसको कहते हैं। और उपकेतु का जो नेचर है वो केतु का है। तो ये सारे के सारे जो लिखा हुआ है कि दे आर डिवॉइड ऑफ स्प्लेंडर एंड ऑल आर मैलिफिक इन नेचर, और जहां भी होते हैं वहां पर एफ्लिक्शन क्रिएट करते हैं। दूसरा, जैसे मान लीजिए कि सन का लॉन्गिट्यूड हमको मालूम है 11 sin 5 डिग्री एंड 40 मिनट्स, तो मैंने कहा इसमें अगर हम 4 sin 13 डिग्री 20 मिनट्स ऐड कर देंगे तो वी शुड गेट द लॉन्गिट्यूड ऑफ व्यातिपात। तो इसमें अगर हमने ये ऐड किया तो हमें व्यातिपात का लॉन्गिट्यूड मिल गया। फिर अगर 360 डिग्री में से हम ये माइनस कर देंगे तो हमें, सॉरी, धूम का लॉन्गिट्यूड मिला पहले, फिर अगर हम 360 डिग्री में से धूम का लॉन्गिट्यूड माइनस करेंगे तो व्यातिपात का लॉन्गिट्यूड आ गया। ये व्यातिपात का, व्यातिपात में हमने 6 sin ऐड किए तो परिवेश का लॉन्गिट्यूड आ गया, और परिवेश का जो लॉन्गिट्यूड है उसको हमने दोबारा से 360 डिग्री में से माइनस किया तो चाप का लॉन्गिट्यूड आ गया। और चाप के लॉन्गिट्यूड में अगर हम 16 डिग्री 40 मिनट्स ऐड करते हैं तो उपकेतु का लॉन्गिट्यूड आ गया। और उपकेतु के लॉन्गिट्यूड में अगर हम 1 sin ऐड करेंगे तो वी शुड गो बैक टू द लॉन्गिट्यूड ऑफ सन एक्चुअली। तो वही हुआ यहाँ पर 10 sin 5 डिग्री 40 मिनट्स है उपकेतु का। इसमें अगर हम 1 sin ऐड करेंगे तो हमारे पास वापस जो है वही सन का लॉन्गिट्यूड आ जाता है। तो इस तरह से हम इन 5 अप्रकाश ग्रह का लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट करेंगे।
अब 5 उपग्रह होते हैं, बिकॉज व्हाई वी कॉल देम उपग्रह, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द मेन प्लैनेट। और 5 प्लैनेट मैंने कहा सन, मार्स, जुपिटर, मरकरी और सैटर्न, मून और वीनस को छोड़कर बाकी जो 5 प्लैनेट हैं उनके जो पार्ट होते हैं, उनका जो पोर्शन होता है उसको हम सब प्लैनेट बोलते हैं। तो जो सन का पोर्शन है उसको काल बोलते हैं, जो आपने देखा अभी नाम। मार्स का जो पोर्शन है उसको मृत्यु बोलते हैं। जुपिटर का जो पोर्शन है उसको यमघंटक बोलते हैं। मरकरी का जो पोर्शन होता है उसको हम अर्ध प्रहर बोलते हैं। और जो शनि का पोर्शन होता है उसको गुलिका या मांडी बोलते हैं। एंड दैट्स वाई, बिकॉज गुलिका या मांडी जो है वो सैटर्न का पोर्शन है, तो दैट इज मैलिफिक लाइक सैटर्न। एक्चुअली सैटर्न नुकसान करता है तो ऐसे वो भी बहुत नुकसान करता है। तो इसलिए हर एस्ट्रोलॉजर, बाकी कोई सब प्लैनेट कंसिडर करे या ना करे, लेकिन गुलिका या मांडी को जरूर कंसिडर करता है, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ सैटर्न एंड दे आर मोस्ट मैलिफिक सब प्लैनेट्स। तो इसमें से आप देख रहे हैं कि सन है, ये काल है, मृत्यु है और गुलिका है। ये तीनों तो मैलिफिक हो गए, क्योंकि ये मैलिफिक प्लैनेट की सब पोर्शंस हैं। बट ये जो जुपिटर और अर्ध प्रहर है ये मैलिफिक नहीं है। जुपिटर इज ऑलवेज बेनिफिक, ये यमघंटक इज ऑलवेज बेनिफिक, और अर्ध प्रहर विल डिपेंड ऑन मरकरी की। मरकरी अगर बेनिफिक है तो ये भी बेनिफिक होगा। तो इस तरह से जैसे अप्रकाश ग्रह सारे मैलिफिक हैं, बट इसमें जो उपग्रह हैं या सब प्लैनेट हैं, इसमें से काल, मृत्यु और गुलिका 3 मैलिफिक हैं, और बाकी यमघंटक इज ऑलवेज बेनिफिक एंड अर्थ प्रहर विल डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ मरकरी। इनकी अपनी राशि भी है। कहते हैं काल की जो अपनी राशि है, ओन साइन है, कैप्रिकॉर्न है। मृत्यु का जो अपना साइन है वो स्कॉर्पियो है। यमघंटक का जो अपना साइन है सगिटेरियस है। अर्ध प्रहर का जो अपना साइन है वो जेमिनी है, और जो गुलिका का जो अपना साइन है वो एक्वेरियस है। तो ये इनकी अपनी अपनी राशियां भी हैं सब प्लैनेट्स की। अब हम निकालते कैसे हैं ये गुलिका वगैरह का जो लॉन्गिट्यूड है, हम कैसे निकालते हैं। इसमें हम सन के लॉन्गिट्यूड से नहीं निकालते। अब डिपेंड करता है कि बर्थ दिन में हुआ है या रात में। बर्थ जो है दिन में हुआ है, दिन में है तो उसको हम अलग तरीके से निकालेंगे, और अगर बर्थ रात में हुआ है तो उसका जो लॉन्गिट्यूड है सब प्लैनेट का हम अलग तरीके से निकालेंगे। और जब हम दिन और रात की बात करते हैं तो दिन का मतलब होता है कि सनराइज से सनसेट का टाइम, और जब हम रात की बात करते हैं तो सनसेट से सनराइज का टाइम। तो मान लीजिए कि बर्थ जो है वो दिन के टाइम है, सनराइज से सनसेट के बीच में। तो हम क्या करते हैं कि जो ड्यूरेशन है डे का, जो सनसेट और सनराइज का जो डिफरेंस है, उसको हम 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 8 इक्वल पार्ट में, मान लीजिए कि सनराइज 6 बजे हुआ, सनसेट भी 6 बजे हुआ, तो ड्यूरेशन कितने घंटे का हो गया? 12 घंटे का। हाँ सर। और 12 घंटे को हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया, तो हर जो हिस्सा होगा वो 1.5 घंटे का हो गया, 1.5 आवर का एक पार्ट हो गया। तो कहते हैं कि जो 8वां पोर्शन होता है, लास्ट पोर्शन होता है, उसको छोड़ दो। दैट इज नॉट रूल्ड बाय एनी लॉर्ड, एनी प्लैनेट एक्चुअली। और जो फर्स्ट पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि सनराइज 6 बजे हुआ, सनसेट 6 बजे हुआ, और जो फर्स्ट पोर्शन है वो 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का होगा, 1.5 घंटे। और मान लीजिए आज संडे है, आज संडे है, तो जो पहला पोर्शन होगा दैट विल बी रूल्ड बाय सन। पहला जो पोर्शन होगा 6 बजे से लेकर 7:30 बजे का समय, वो सन रूल करेगा उसको जो है। और फिर कहते हैं कि बाकी जो सीक्वेंस है दैट इज द सीक्वेंस ऑफ द वीक डे लॉर्ड्स। सीक्वेंस ऑफ द वीक डे लॉर्ड, मतलब सन के बाद मून आएगा, मून के बाद मार्स आएगा, मार्स के बाद मरकरी आएगा, फिर जुपिटर आएगा, फिर वीनस आएगा, फिर सैटर्न आएगा। तो यहाँ जो सीक्वेंस होगा कोई होरा वगैरह का सीक्वेंस नहीं होगा। दिस सीक्वेंस इज सिंपल द सीक्वेंस ऑफ द वीक डे लॉर्ड्स। पहला जो पोर्शन है वो वीक डे लॉर्ड का ही होगा, जो इस दिन की हम बात कर रहे हैं, और बाकी जो सीक्वेंस है वो जो वीक डे का लॉर्ड का सीक्वेंस होता है वही इसका भी सीक्वेंस होगा। तो मान लीजिए कि हमें जो पहला काल हुआ, सन का जो सब पोर्शन है काल है,
तो काल हमने देखा, या जो सन का पोर्शन है वो 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक है। तो अगर हमें काल का लॉन्गिट्यूड निकालना है जो कि सन का पोर्शन है, तो हम जो पोर्शन है सन का, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब हमने जो एग्जाम्पल ली उसमें सुबह 6 बजे है मान लीजिए, तो 6 बजे के टाइम जो असेंडेंट होगा, सुबह 6 बजे के टाइम या उस प्लैनेट के पोर्शन के स्टार्टिंग पॉइंट पर जो भी हम असेंडेंट, राइजिंग असेंडेंट कैलकुलेट करेंगे, वो असेंडेंट जो है वो उस सब प्लैनेट का लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। तो काल का लॉन्गिट्यूड सुबह 6 बजे पर हम जो है वो असेंडेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें अर्ध प्रहर का निकालना है। अर्ध प्रहर जो है वो मरकरी का पोर्शन है, तो हम देखेंगे कि मरकरी का पोर्शन कब आएगा। जैसे 6 से 7:30 बजे तक सन हो गया, 7:30 से 9 बजे तक क्या होगा, मून होगा, फिर 9 से 10:30 तक मार्स होगा, और 10:30 से 12 तक मरकरी होगा। तो 10:30 बजे मरकरी शुरू हुआ, तो 10:30 बजे एग्जैक्टली 10:30 बजे अगर हम असेंडेंट निकालेंगे, तो वो असेंडेंट जो है वो अर्ध प्रहर का लॉन्गिट्यूड होगा, अर्ध प्रहर का लॉन्गिट्यूड होगा। ऐसे ही अगर हम शनि का पोर्शन देखेंगे, जो लास्ट वाला होगा, बिल्कुल 7th पोर्शन होगा, जो कि 3 से लेकर 4:30 बजे तक होगा। तो 3 बजे अगर हम ascendant निकालेंगे, तो that ascendant will be the longitude of the Saturn portion, which is गुलिका basically। गुलिका हम बोलते हैं, गुलिका है वो। तो ये तरीका है कि अगर जो बर्थ है डे टाइम में हुआ है। अगर मान लीजिए कि बर्थ नाइट में हुआ, नाइट मीन्स कि सनसेट से सनराइज के बीच में, तब हम क्या करेंगे, तो जो नाइट का ड्यूरेशन है उसको फिर हम 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 8 पार्ट में, और लास्ट का पोर्शन विल बी विदाउट एनी लॉर्ड। और अंतर सिर्फ इतना है कि जब दिन में बर्थ होता है तो पहला पोर्शन इज रूल्ड बाय द वीकडे लॉर्ड। जैसे हमने कहा कि आज संडे है तो पहला पोर्शन सन का होगा, लेकिन जब नाइट का बर्थ होता है तो पहला जो पोर्शन होता है उस वीक डे से 5वां होता है, 5th फ्रॉम द वीकडे लॉर्ड। जैसे मान लीजिए कि आज संडे है और नाइट में किसी का बर्थ होता है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसका मतलब पहला पोर्शन जो है दैट विल बी रूल्ड बाय जुपिटर, नॉट सन एक्चुअली। तो पहला जुपिटर हो गया, फिर वीनस, फिर सैटर्न, फिर सन, फिर मून, इस तरह से जो है वो पोर्शन होंगे। और तरीका वही है कि जब भी उस प्लैनेट का पोर्शन शुरू होगा, उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर हम जो असेंडेंट कैलकुलेट करेंगे, वो असेंडेंट जो है उस सब प्लैनेट का लॉन्गिट्यूड होगा। अब क्वेश्चन है कि बाकी के लिए तो हमने एक एक सब प्लैनेट कहा, और सैटर्न के लिए हमने 2 कहा, गुलिका और मांडी, गुलिका और मांडी। तो क्वेश्चन है कि दोनों सेम है या दोनों में कोई डिफरेंस है, दोनों सेम है या दोनों में कोई डिफरेंस है। और जैसे मैंने कहा कि सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, या गुलिका या सैटर्न का पोर्शन जो है हमारे प्रिडिक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए हम इसका खास ख्याल करते हैं। और कहते हैं कि अगर हम जो भी सैटर्न का पोर्शन है उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर हम असेंडेंट कैलकुलेट करते हैं, और वो असेंडेंट जो है दैट गिव्स द लॉन्गिट्यूड ऑफ गुलिका, गुलिका। और अगर हम सैटर्न के मिड पोर्शन पर, मिड पॉइंट पर, सैटर्न का जो पोर्शन है उसके मिड पॉइंट पर अगर हम लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट, असेंडेंट कैलकुलेट करेंगे, तो वो असेंडेंट जो है वो मांडी का लॉन्गिट्यूड होगा। तो मांडी और गुलिका में यही डिफरेंस है कि गुलिका जो है वो इनिशियल पोर्शन का, सैटर्न के जो स्टार्टिंग पोर्शन का लॉन्गिट्यूड होता है, और जो मांडी होता है वो सैटर्न के मिड पोर्शन का लॉन्गिट्यूड होता है। इसीलिए मांडी इज सपोज टू बी मोर डेंजरस देन गुलिका। और कुछ हॉरोस्कोप में, कुछ सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे मांडी और गुलिका की अलग अलग पोजीशन होगी, मांडी और गुलिका की अलग अलग पोजीशन होगी, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर में या तो वो मांडी कैलकुलेट करते हैं या गुलिका कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप अभी देखा आपने ये सॉफ्टवेयर, यहाँ आपने देख रहे हैं, यहाँ पर उपग्रह लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपने देखा ये गुलिका लिखा हुआ है।
गुलिका का लॉन्गिट्यूड है। और लास्ट में ये अभी ऐड किया है बंसल साहब ने, मेरे कहने से ही जो है, कि पहले ये मांडी का नहीं दिखाते थे, बट अब मांडी का भी आने लगा कि मांडी जो है उसका लॉन्गिट्यूड ये है। तो ये गुलिका जो है वो सैटर्न का जो स्टार्टिंग पोर्शन है उसका लॉन्गिट्यूड है, और मांडी जो है वो सैटर्न का जो मिड पोर्शन है उसका लॉन्गिट्यूड है। और क्योंकि ये मिड पोर्शन का लॉन्गिट्यूड है तो इट्स मोर पावरफुल, मोर डेंजरस, मोर मैलिफिक एज कंपेयर टू गुलिका। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको गुलिका ही लिखा मिलेगा, मांडी नहीं कैलकुलेट करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर में दोनों कैलकुलेट करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर में सिर्फ मांडी ही कैलकुलेट करेंगे, बट आपको अंतर मालूम होना चाहिए कि दोनों में क्या अंतर है। Only thing you can say that Mandi is more dangerous as compared to Gulika. तो हमारे जो एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट हैं उसमें भी गुलिका और मांडी के बारे में कहा गया, और जो बार बार हम लोग नाम लेते हैं भरत पराशर और शास्त्र का, उसमें यही लिखा कि गुलिका इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द आर्क एंड मंडी इज द मिडिल पोर्शन। जो मैंने कहा कि गुलिका स्टार्टिंग पॉइंट का लॉन्गिट्यूड है और मांडी जो है वो मिडिल पोर्शन का है, और इसीलिए क्योंकि मिडिल पोर्शन पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, तो इसलिए मांडी का इन्फ्लुएंस एज कंपेयर टू गुलिका कहीं ज्यादा होता है। फिर जो दूसरी बुक है सर्वार्थ चिंतामणि, उसने कहा कि when any point of the nativity comes in contact with गुलिका, मतलब या तो कोई हाउस या कोई प्लैनेट, एनी पॉइंट, तो that gets poisoned, diseased and intoxicated, बहुत खराब हो जाता है। कोई भी प्लैनेट हो, कोई भी हाउस हो, जब वो गुलिका के कांटेक्ट में आता है या गुलिका वहां प्लेस्ड होता है या गुलिका से एफ्लिक्टेड होता है, तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। ये गुलिका जो है उसको पूरी तरह से एफ्लिक्ट कर देती है, और जो लिखा कि इट गेट्स पॉइजन, डिसीज्ड एंड इंटॉक्सिकेटेड, मतलब जहर की तरह काम करता है। और कहते हैं कि मांडी तो और भी ज्यादा खराब है। मांडी को कहा कि मांडी इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल कर्मफल, उस हाउस के जो भी कर्मफल हैं या उस हाउस को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। और इसीलिए मांडी को जो है लोग कहते हैं प्राणहार या अति पापी, प्राणहार या अति पापी। तो मांडी का जो इफेक्ट होगा वो कई गुना गुलिका से ज्यादा होगा, कहने का मतलब ये है। तो इन दोनों का हमें ध्यान रखना है, गुलिका का और मांडी का। अगर नॉर्मली मैंने देखा कि लोग गुलिका के बारे में जानते हैं, मांडी के बारे में नहीं जानते हैं, बट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गुलिका एंड मांडी। और आप कैलकुलेट भी कर सकते हो अपने आप भी, जैसे जो मेथड बताया। अदरवाइज जैसे अभी आपने देखा लियो सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है मांडी का भी जो लॉन्गिट्यूड, तो उससे भी आप देख सकते हैं कि गुलिका और मांडी में क्या अंतर है, वेदर एक ही हाउस में, कभी कभी अलग हाउस में भी हो सकते हैं। फिर जो नेचर कहा, जो हमारे सब प्लैनेट्स का, उसमें कहा कि गुलिका डेडली है, और यमगंटक क्योंकि जुपिटर का पोर्शन है, तो इट हैज ऑल द पावर लाइक जुपिटर। नेचुरली जुपिटर को शुभ प्लैनेट माना गया, तो यमगंटक भी जो है लाइक जुपिटर ही एक्ट करता है। और अर्थ प्लैनेट जैसे मैंने कहा कि ये मरकरी का पोर्शन है, तो डिपेंड करेगा कि मरकरी हॉरोस्कोप में बेनिफिक प्लैनेट है या मैलिफिक प्लैनेट है। तो ये कहा कि अगर अर्ध ग्रह वाले जिस हाउस में है, मरकरी के अष्टक वर्गा में, विन्नाष्टक वर्गा में, अगर वहाँ ज्यादा पॉइंट है तो बेनिफिक होता है, और अगर कम पॉइंट है तो वो मैलिफिक होता है। हम अष्टक वर्गा पढ़ेंगे भी, तो मरकरी के अष्टक वर्गा में अगर अर्ध प्रहर के साथ, अर्ध प्रहर जिस हाउस में है उसमें अगर ज्यादा पॉइंट होते हैं तो उसको शुभ मानते हैं, और अगर कम पॉइंट होते हैं तो उसको अशुभ मानते हैं। फिर लग्न में जो डिफरेंट हमारे अप्रकाश ग्रह हैं उनका इफेक्ट बताया गया कि ये जो 5 अप्रकाश ग्रह हमने देखे थे उनका हमारे लग्न में होने से क्या क्या इफेक्ट होता है। तो अगर धूम लग्न में होता है तो कहते हैं कि ऐसे नेटिव को देयर इज डेंजर फ्रॉम फायर, आग से खतरा होता है, या कुछ ना कुछ मेंटल टेंशन उनको बना रहता है।
व्यातिपात अगर लग्न में होता है तो डेंजर फ्रॉम एनिमल्स हैविंग हॉर्न्स, जिनके सींग होते हैं जानवर, उनसे खतरा होता है, या जो चतुष्पाद जानवर होते हैं उनसे खतरा होता है। परिवेश अगर किसी के लग्न में प्लेस्ड है तो फियर फ्रॉम वाटर, पानी का डर रहता है, या जो बॉडी में पानी कलेक्ट हो जाता है किसी ऑर्गन पे, उस टाइप की बीमारी का भी पॉसिबिलिटी होती है, या फिर इम्प्रिजनमेंट की या जेल वेल जाने का डर रहता है अगर लग्न के अंदर परिवेश होता है। इंद्र छाप है तो लग्न के अंदर, लग्न की बात हो रही है, तो कहते हैं कि वो कोई इंजरी फ्रॉम स्टोन और आर्म्स, या फियर ऑफ फॉलिंग फ्रॉम द हाउस और व्हीकल और ट्री, या तो किसी पत्थर से या किसी भी हथियार से इंजरी होने के चांसेस होते हैं, या फिर कहीं हाउस से या व्हीकल से या पेड़ से गिरने का डर होता है एक्चुअली। और अगर उपकेतु है तो जो बिजली गिरने का डर रहता है ऐसे व्यक्तियों के ऊपर, फियर ऑफ लाइटनिंग का डर रहता है। अब क्वेश्चन ये है कि उपग्रह की दशा तो होती नहीं है, अपनी कोई दशा तो होती नहीं है, तो वो किस दशा में रिजल्ट देते हैं? क्योंकि हर प्लैनेट हो, सब प्लैनेट हो, अपने दशा में ही रिजल्ट देते हैं, लेकिन उपग्रह की कोई दशा नहीं होती। तो कहते हैं कि दशा ऑफ द लॉर्ड ऑफ द हाउस इन विच उपग्रह आर पॉजिटेड, जिस हाउस में उपग्रह का प्लेसमेंट है, उस हाउस के लॉर्ड की जब दशा ऑपरेट होती है, जिस हाउस में भी उपग्रह का प्लेसमेंट होता है, उस ग्रह के लॉर्ड, उस हाउस के लॉर्ड की जब दशा ऑपरेट होती है, उस दशा में उस सब प्लैनेट के, उस उपग्रह के रिजल्ट आपको मिलते हैं, क्योंकि उपग्रह की अपनी कोई दशा नहीं होती। तो हमें ये देखना है कि उपग्रह किस हाउस में प्लेस्ड है और उस हाउस का लॉर्ड क्या है, और जब उस लॉर्ड की दशा ऑपरेट होगी तब हम कह सकते हैं कि हमें उस उपग्रह के रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो जैसे कहा कि गुलिका जो है बहुत डेडली है, गुलिका जहां भी प्लेस्ड होता है उसको एफ्लिक्ट करता है बुरी तरह से, और जिस प्लैनेट के साथ भी होता है उस प्लैनेट को भी एफ्लिक्ट करता है। तो यही कहा कि जो गुलिका है उसके डिफरेंट हाउसेस में रिजल्ट्स कैसे होते हैं। तो कहते हैं गुलिका अगर फर्स्ट हाउस में किसी का प्लेस्ड होता है तो इट लीड्स टू क्रुएलिटी, डिसऑनेस्टी, एथिज्म, quarrelsome behavior, overeating, short life, involved in the sensual pleasure, या thief, या प्रॉब्लम इन द आइज। इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है अगर गुलिका अगर फर्स्ट हाउस में, या तो आपको बहुत ही निर्दयी बनाएगा, क्रूअल, डिसऑनेस्ट बनाएगा, आपको नास्तिक बनाएगा, आपका झगड़ालू टाइप का बिहेवियर होगा, आप ज्यादा खाते होंगे, आपकी लाइफ कम होगी, या आपके जो सेंसुअल प्लेजर है उसमें आप ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, या आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही अगर गुलिका सेकंड हाउस में होता है तो पर्सन वॉन्डर्स विदाउट एनी एम, बिना किसी उद्देश्य के वो इधर उधर घूमता रहता है। और सेकंड हाउस के जो सिग्निफिकेशंस हैं आपके, जो हम मृदु भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, हार्श लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि वेल्थ का भी हाउस है तो हमारी वेल्थ को भी एडवर्सली इन्फ्लुएंस करता है, पैसे की कमी रहती है ऐसे लोगों के पास, ऐसे लोग घर से दूर रहते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, और क्योंकि ये इनकी जो भाषा ठीक नहीं होती, भाषा में कुछ ना कुछ डिफेक्ट भी कभी कभी होता है, तो ये लोग ऐसे आर्गूमेंट नहीं कर पाते, आर्गू करने के लिए बहुत कैपेबल नहीं होते, या इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं होता, और कभी भी जो बोलेंगे भी वो दे आर नॉट ट्रू टू देयर वर्ड्स, की जो बोलेंगे वो करेंगे नहीं, बोलते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। तो इस टाइप का नेचर हो जाता है अगर गुलिका सेकंड हाउस में प्लेस्ड होता है। और उपाच्य स्थान में जैसे मेलिफिक प्लैनेट को बहुत अच्छा माना गया, उपाच्य स्थान में शनि को हम बहुत अच्छा मानते हैं, उपाच्य स्थान में कोई भी मेलिफिक प्लैनेट होता है तो उपाच्य स्थान में बहुत अच्छा माना जाता है। तो ऐसे ही क्योंकि गुलिका भी मेलिफिक प्लैनेट है तो उपाच्य स्थान में इसकी पोजीशन अच्छी मानी गई, उपाच्य स्थान में बैठकर ये गुलिका या मांडी रिजल्ट अच्छे देते हैं। तो यही कहा यहाँ पर कि अगर गुलिका थर्ड हाउस में है, उपाच्य स्थान है, तो नेटिव बोल्ड होता है विदाउट एनी फियर एंड प्रॉब्लम, लेकिन इगोइस्ट होता है, एंग्री होता है, ग्रीडी होता है, लाइक्स सॉलिट्यूड, अकेलापन उसको अच्छा लगता है,
फॉन्ड ऑफ लिकर है, डिवाइड ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम को बॉन्ड, क्योंकि मैलिफिक है तो छोटे भाई बहनों के सुख में कमी रहती है, एंड फॉन्ड ऑफ अर्निंग वेल्थ एक्चुअली। तो बट जहां तक नेचर का सवाल है वो आदमी को बोल्ड बनाता है थर्ड हाउस में होने से। फोर्थ हाउस में होगा तो डिवाइड ऑफ एजुकेशन, वेल्थ, हाउस, हैप्पीनेस, इमोबल प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, तो एंड सफर्स फ्रॉम द डिसीज ऑफ वात एंड पित्त एक्चुअली। तो नेचुरली जो हमारे फोर्थ हाउस के सिग्निफिकेशंस हैं उनको एडवर्सली इफेक्ट करेगा अगर गुलिका फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है। और ये जो दो तरह के रोग होते हैं, क्योंकि शनि बेसिकली वात का ही है, तो बट वात और पित्त से कनेक्टेड रोग देता है। फिफ्थ हाउस में है, अगेन फिफ्थ हाउस को अफ्लिक्ट करेगा, फिफ्थ हाउस के जो भी सिग्निफिकेशंस है उनको खराब करेगा। तो इसलिए जो इंटेलिजेंस होता है तो उसका उल्टा है, ब्रेनलेस, नॉट फॉर्म ऑन वन थॉट, शॉर्ट लाइफ, स्टमक एलिमेंट्स, डिवाइड ऑफ मेल चाइल्ड, डज नॉट गेट अप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स, एथीस्ट होता है, नास्तिक होता है, इम्पोर्टेंट होता है, एंड डिफीटेड बाय द अपोजिट सेक्स। तो फिफ्थ हाउस में अगर गुलिका है तो इस टाइप के रिजल्ट आपको मिलते हैं। सिक्स्थ हाउस में है तो जैसे मैंने कहा कि दोबारे से उपाचय स्थान है, तो सिक्स्थ हाउस में गुलिका का प्लेसमेंट या मांडी का प्लेसमेंट अच्छा माना गया। तो इट मेक्स द पर्सन एडवेंचरस, एफिशिएंट, he defeats or she defeats opponents, enjoys good progeny, interested in the black magic, use black magic for the benefit actually। तो ये रिजल्ट होते हैं अगर गुलिका सिक्स्थ हाउस में होता है। बट गुलिका अगर सेवेंथ हाउस में हो, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो कभी कभी हम देखते हैं नॉर्मल लाइफ में और हम कहते हैं कि इस व्यक्ति की नजर बहुत लगती है, इस व्यक्ति की नजर, आपने देखा भी होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा, ये जनरली हम लोग फैमिलीज में कहते हैं कि वो उसकी नजर में बहुत जल्दी लग जाती है। तो यही है, गुलिका सेवेंथ हाउस में होता है, गुलिका अगर सेवेंथ हाउस में प्लेस्ड होता है किसी के भी, तो ऐसे व्यक्ति की नजर बहुत लगती है दूसरे के ऊपर। जरा सा भी कुछ बोल देगा या कुछ देख भी लेगा गलत उससे भावना से, तो उसकी नजर लग जाती है एकदम से। तो पहली चीज तो सेवेंथ हाउस को खराब करता है, एडल्ट्रस करता है, लैक ऑफ एजुकेशन, क्वेरलसम, डज नॉट फील ग्रेटिट्यूड, सेंसुअल प्लेजर में इन्वॉल्व रहता है, स्पॉइल्स रेपुटेशन ऑफ फैमिली, देन उसके संबंध भी बहुत सारे अपोजिट सेक्स के लोगों के साथ होते हैं, कास्ट इविल आई, नजर लगाता है, एंटी सोशल होता है, एंड चांसेस ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी आल्सो, अगर सेवेंथ हाउस में गुलिका का या मंडी का प्लेसमेंट है। एट्थ हाउस में अगर गुलिका है तो कुछ ना कुछ फेस में या आई में डिफॉर्मिटी होती है, फिजिकली वीक होता है ऐसा व्यक्ति, और या कुछ उसके स्पीच में डिफेक्ट होते हैं, कोई सेकंड हाउस को देखता है, क्रूअल है, सफर्स फ्रॉम हंगर है, डिवॉइड ऑफ गुड क्वालिटीज, और उसकी जो डेथ होती है ऐसे लोगों की, बिकॉज एट्थ हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ मोड ऑफ डेथ। तो मैलिफिक प्लैनेट जब होता है तो नॉर्मल डेथ नहीं होती, बट गुलिका अगर प्लेस्ड होता है तो डेथ जो होती है वो पॉइजन से, फायर से या आर्म से होती है, या अननेचुरल डेथ होती है। नाइन्थ हाउस में भी खराब माना गया, तो गुलिका अगर नाइन्थ हाउस में है तो डेथ ऑफ फादर और गुरु बिफोर टाइम, डिवाइड ऑफ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, इन्वॉल्व इन द बैक बाइटिंग, एंड प्राइमा फेसी आपको लगेगा बहुत अच्छा आदमी है लेकिन वो अच्छा नहीं होता एक्चुअली। टेंथ हाउस अगेन उपाचय स्थान है, उपाचय स्थान में हर मैलिफिक अच्छा माना गया, तो gets fame, happy, involved in the sensual pleasure, religious, excellent control on mind and senses, and help others। तो 10th हाउस में भी इसको अच्छा माना गया क्योंकि उपाचय स्थान है। ऐसे ही 11th हाउस भी उपाचय स्थान है, तो 11th हाउस में भी गुलिका का जो प्लेसमेंट है वो अच्छा माना गया। तो अगर गुलिका 11th हाउस में प्लेस्ड होता है तो हैप्पीनेस फ्रॉम द मेल चाइल्ड, earns fame and reputation, strong, enjoys authority, wealth, vehicle, and all kind of comforts,